Welcome friends and students. Today we are going to start our next chapter number 6 of SST Civics Class 8. Understanding our criminal justice system. हमारे criminal justice system को आज हम समझेंगे. हमारे NCERT बुक में सबसे पहले हमको एक स्टोरी बोर्ड दिया है, एक कहानी बताई गई है, एक थेफ्ट उसमें क्राइम हुआ है और वो क्राइम के लिए एक बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन उन्होंने दिया है. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसा है हमारा ये समझने के लिए. तो हम बात करते हैं, एक डोमेस्टिक सर्वेंट है शांति. वो मिस्टर एंड मिसेस शिंदे के यहाँ काम करती है. ये क्या है? डोमेस्टिक सर्वेंट, घर पे काम करती है. एक दिन मिसेस शिंदे ने देखा कि उनके ड्रॉर में, उनके कबर्ड में, उनकी अलमीरा के ड्रॉवर में एक चेन गायब है. और उन्होंने शांति से बोला कि तुमने मेरी चेन चुराई है. और जब शांति ने कहा कि नहीं, मैं नहीं चुराई, मैंने नहीं करा है ये क्राइम, मैंने ये थीफ नहीं करा है, तो उन्होंने उसकी ट्रंक, मतलब जो उसकी पेटी थी, उसकी सूटकेस थी, उसको उन्होंने खुलवाया. और शांति की सूटकेस में से 10,000 रुपीज़ कैश निकले. हालांकि वो चेन नहीं निकली, वो चेन नहीं थी उसके पास, पर उसके पास 10,000 रुपये एक लिफाफे में दिखे. इस बात की कंप्लेंट मिस्टर शिंदे ने एसआई राव को करी, जो कि एक थाने के इंचार्ज थे, सब इंस्पेक्टर राव. उनको मिस्टर शिंदे ने ये इन्फॉर्म किया कि हमारी डोमेस्टिक सर्वेंट जो है शांति, उसके ट्रंक से 10,000 रुपीज़ निकले हैं और हमारी एक चेन गायब है. और हमको ये शक है कि उसने वो चेन बेचकर ये 10,000 रुपये लाई है. शांति ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं और मेरा भाई जो है, मैं डोमेस्टिक सर्वेंट हूँ और मेरा भाई जो है वो एक फैक्ट्री वर्कर है. और उसने फैक्ट्री में जो उसको सैलरी मिली है उसमें से उसने जमा करे, और मुझे जो डोमेस्टिक सर्वेंट रहते हुए जो सैलरी मिली है उसमें से मैंने जमा करे हैं. और हमारे ये 2-3 साल 4 साल की कमाई है 10,000 रुपीज़. हम लोगों ने चोरी नहीं करी है. बट उसको नहीं सुना गया. और शांति एंड सुशील, शांति का ब्रदर कौन है? सुशील. शांति और सुशील को एसआई राव ने अरेस्ट कर लिया. अरेस्ट करके उनको जेल में डाल दिया. सुशील को 2 दिन तक जेल में रखा गया. एसआई राव ने उसको मारा. उसको जो उसने क्राइम नहीं किया था, या अभी तो सबूत नहीं मिले हैं, तो उसको बोला कि हाँ, तुम ये कबूल करो कि तुमने 10,000 रुपीज़ जो है वो जो चेन चोरी हुई थी उसको बेच कर ये लाए हो, और तुम एक गैंग ऑफ डोमेस्टिक वर्कर चलाते हो. मतलब एक ऐसे डोमेस्टिक वर्कर का ग्रुप है तुम्हारा जो कि लोगों के यहाँ नौकरी करता है और उसके बाद वहाँ से चोरी करके सामान को बेच देता है. तो तुम ये एक्सेप्ट करो कि तुम्हारे यहाँ ऐसी गैंग चल रही है. पर शांति और सुशील ने इस बात से डिनाइट किया. दोनों को जेल में रखा गया. फिर जब शांति जेल में थी तब एडवोकेट कमला रॉय जो थी वो शांति के पास आई. एडवोकेट कमला रॉय जो है वो शांति के पास आई और उन्होंने कहा कि तुम्हारा केस जो है वो गवर्नमेंट ने मुझे दिया है, क्योंकि तुम गरीब हो. शांति इसी टेंशन में थी कि अब मेरे पास तो 10,000 ही थे, वो भी एसआई राव ने जब्त कर लिए हैं, और अब मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी, मैं वकील की फ़ीस कैसे दूंगी, मुझे जस्टिस कैसे मिलेगा, क्या मुझे ज़िंदगी भर
जेल में ही रहना पड़ेगा। ये सब चीज़ें सुशील और शांति के माइंड में चल रही थी। तब एडवोकेट कमला रॉय उनके पास आई और उन्होंने कहा कि सरकार ने, चूंकि तुम गरीब हो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22, हम यहाँ देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 और आर्टिकल 39A। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि पुअर है, उसको सरकार की जिम्मेदारी, उसको राइट है कि वो उसको एक एडवोकेट प्रोवाइड करवाया जाए। ये आर्टिकल 22 बोलता है। आर्टिकल 39A ये बोलता है कि सरकार की जिम्मेदारी, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो गरीब व्यक्ति को फ्री में एडवोकेट प्रोवाइड करे। 39 बोलता है स्टेट के ऊपर लायबिलिटी है और 22 में व्यक्ति के ऊपर राइट है। तो इसी आर्टिकल 22 और 39A के तहत एडवोकेट कमला रॉय को अपॉइंट किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि शांति एक गरीब महिला थी, डोमेस्टिक वर्कर थी, इसलिए उसकी तरफ से कमला रॉय को अपॉइंट किया गया। और कमला रॉय को अपॉइंट करके और ये बोला गया कि ठीक है, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी। नाउ आगे हम बात करते हैं। इसी केस में जब कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट पहुंचने पर जो एडवोकेट थे उन्होंने बोला कि शांति ने, जो मिस्टर एंड मिसेस शिंदे के एडवोकेट थे, उन्होंने बोला शांति और सुशील ने दोनों ने मिलके एक चेन चुराई है और वो चेन को बेचकर उन्होंने 10,000 रुपये लिए हैं और वो 10,000 रुपये SI राव ने उनके ट्रंक से, उनकी सूटकेस से रिकवर किए हैं। ऐसा मिस्टर एंड मिसेस शिंदे के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, मतलब उनके एडवोकेट हैं। अभी हम देखेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, पहले हम लोग ये समझ लें। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हाँ, तो मिस्टर एंड मिसेस शिंदे के जो एडवोकेट हैं उन्होंने बोला कि शांति और सुशील ने चेन बेचकर, उन्होंने चेन चुराई, चेन बेचकर 10,000 रुपये उसके कमाए और वो 10,000 रुपये भी SI राव ने रिकवर किए हैं। नाउ एडवोकेट कमला रॉय ने कहा, इसका मतलब जब उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन किया मिस्टर एंड मिसेस शिंदे का, क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब क्या होता है? क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब उनसे क्वेश्चन पूछे। तो मिस्टर एंड मिसेस शिंदे से जब एडवोकेट कमला रॉय ने, मतलब शांति की एडवोकेट ने जब क्वेश्चन पूछे, तब उन्होंने बोले कि अच्छा, मतलब आपके बयान के हिसाब से आपको चेन नहीं मिली और ये भी आपके पास सबूत नहीं है कि चेन बेचकर वो पैसा आया है, 10,000 रुपये कहाँ से आए हैं, ये भी आप नहीं बोल सकते हो सकता उन्होंने सेविंग करी हो। आप पिछले 3 से 4 साल से कमला, जो शांति है, वो आपके यहाँ काम कर रही है और 3 to 4 ईयर्स से, और आप 1,000 रुपीज़ पर मंथ, 1,000 रुपीज़ पर मंथ आप उसको सैलरी दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उसने इससे बचत करी हो, ये भी पॉसिबल है। और उसका भाई जो सुशील है, उसने सुशील को और सुशील के एम्प्लॉयर को, वो जिस फैक्ट्री में काम करता था, उसको भी बुलाया गया और उससे भी पूछा गया, उसको भी क्रॉस एग्जामिन किया गया। उसने भी कहा कि हाँ, सुशील भी मेरे यहाँ 3-4 साल से काम कर रहा था और मेरे यहाँ कभी उसने चोरी नहीं करी। एडवोकेट कमला रॉय ने मिसेस शिंदे से ये भी पूछा कि जब वो 3 से 4 साल आपके यहाँ काम कर रही थी, तो आज से पहले आपको कभी ऐसा लगा कि आपके यहाँ से कुछ चोरी हुई हो, शांति ने कुछ चीज़ चोरी करी हो? उन्होंने बोला नहीं। तो बोले फिर आप कैसे बोल सकते हो कि ये 10,000 रुपये जो आए हैं, ये उस चेन को बेचकर ही आए हैं? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि एडवोकेट कमला रॉय ने रखे। अब जब ये केस चल ही रहा था, उसी समय सुशील को पता चला कि इंस्पेक्टर शर्मा जो हैं, उनको एक गैंग मिला है। गैंग मतलब ग्रुप ऑफ, हम बोल सकते हैं कि गैंगस्टर्स, क्रिमिनल्स का गैंग, जो क्रिमिनल का जो ग्रुप होता है उसको गैंग बोलते हैं। तो उनको एक गैंग मिला है जो कि छोटे बच्चों का है
और वो घरों से चोरी करके, सामान चोरी करके उसको बेचते थे। और उसमें मिसेस शिंदे का लड़का, मिस्टर एंड मिसेस शिंदे का लड़का भी शामिल है। ये गैंग पकड़ी है किसने? इंस्पेक्टर शर्मा ने। जब ये ट्रायल चल ही रहा था तो जज के सामने इंस्पेक्टर शर्मा को भी बुलाया गया। इंस्पेक्टर शर्मा ने बोला कि हाँ, मुझे एक गैंग ऑफ थीफ्स मिली है और उस गैंग में मिस्टर एंड मिसेस शिंदे का लड़का भी है और वो चेन भी हमको रिकवर हुई है जो कि चोरी हुई थी। और उस बच्चों ने भी वो एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्होंने चेन चुराई थी ना। ये केस है हमारे स्टोरी बोर्ड में। उसके बाद शांति को बाइज्जत बरी कर दिया गया, एक्विटल दे दिया गया। नाउ इस स्टोरी बोर्ड में जो हमको समझने वाली चीज़ है वो आर्टिकल 22 और 39 जो हमने पढ़ लिया है। उसके अलावा हमको कुछ चीज़ें देखना है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, चलिए तो हम इसको हटाते हुए और आते हैं हमारे चैप्टर पे। ये स्टोरी होपफुली आपको याद रहेगी। चलिए नाउ हमने आर्टिकल 22 और 39 पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। अगर सिंपल वे में बात करूं तो ये गवर्नमेंट लॉयर है, सरकारी वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्या काम होता है? ये अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन और अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट और फॉर दी विक्टिम्स। नाउ हम पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब गवर्नमेंट लॉयर, सरकार की तरफ से अपॉइंटेड होते हैं, जो एक्यूज्ड के अगेंस्ट में लड़ते हैं। आरोपी जिसके ऊपर आरोप होता है उसकी तरफ से नहीं लड़ते हैं, उसके खिलाफ केस लड़ते हैं। विक्टिम की तरफ से लड़ते हैं, जो विक्टिम होता है जिसके साथ क्राइम किया गया है उसके फेवर में केस लड़ते हैं। और अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, इनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। ये हर विक्टिम के लिए अपॉइंट होगा हर क्रिमिनल केस में, ठीक है, हर विक्टिम के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। या हम ये बोल सकते हैं और अच्छे क्लैरिटी में कि क्रिमिनल केसेस जो होते हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करें। और किसके फेवर में अपॉइंट करें? विक्टिम के लिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बाद में डिफेंस लॉयर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अगेंस्ट में जो लड़ेगा उसको हम बोल देते हैं डिफेंस लॉयर। डिफेंस लॉयर ये क्या होते हैं? ये अगेंस्ट द एक्यूज था, ये फेवर करेंगे फॉर द एक्यूज्ड, फॉर द एक्यूज्ड। ये इसलिए अपॉइंट होते हैं कि हो सकता है कि जिसके ऊपर आरोप लगा हो, जैसे अभी हमने देखा शांति का केस, शांति के ऊपर आरोप लगा था पर क्या शांति ने चोरी करी थी? नहीं। तो किसी के हो सकता है कि उसको आरोपी बनाया गया हो पर उसने क्राइम नहीं किया हो। तो डिफेंस लॉयर एक्यूज्ड को डिफेंड करने का काम करते हैं। ये अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट नहीं होते हैं, इनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती है, ठीक है, इसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती है। और ये गवर्नमेंट लॉयर भी नहीं होते हैं, ये प्राइवेट लॉयर्स होते हैं, ठीक है। तो डिफेंस लॉयर जो होते हैं वो एक्यूज्ड के लिए करते हैं। पर अगर एक्यूज्ड गरीब पर्सन होता है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है। अगर गरीब पर्सन रहेगा तो फिर या किसी कारण से वो अपने डिफेंस लॉयर को अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है डिफेंस लॉयर को। नाउ अगली हम बात करें पुलिस के साथ हम बात करेंगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन की भी। चलिए हमने वकील तो पढ़ लिया,
अब हम पुलिस के बारे में पढ़ते हैं। जब कोई क्राइम होता है तो पुलिस का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। पुलिस का क्या इम्पॉर्टेंट रोल होता है? पुलिस का इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? सब जानते हैं। इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है कि जो क्राइम हुआ है उसके बारे में पता लगाना कि क्या सही में वो क्राइम हुआ है, किसने क्राइम किया है, उस स्पॉट की लोकेशन क्या थी, स्पॉट पे नक्शा बनाने का काम, वहाँ से एविडेंसेस कलेक्ट करने का काम। सपोज करिए उसने गोली मारी है बंदूक से, तो वो बंदूक को लेने का काम, उसके फिंगरप्रिंट्स दिखवाने का काम, ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन कौन करवाती है? पुलिस। इन्वेस्टिगेशन का जो काम है वो किसका रहेगा? पुलिस का ना। पुलिस ये सब चीज़ें ला के और कोर्ट को देती है। कोर्ट में अपॉइंट होता है जज। ना जज का क्या काम है? जज का काम है कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की चार्जशीट, पुलिस इन्वेस्टिगेशन किसको दी जाती है? जज को। जज को दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? चार्जशीट। चार्जशीट। ये जितनी भी चीज़ें होती है उस क्राइम से रिलेटेड, कहाँ हुआ, किसके ऊपर शक है, क्या व्यक्ति को पकड़ा है, उसको जेल में रखा है, नहीं रखा है, भाग गया है, किससे क्राइम हुआ है, चाकू मारा है कि बंदूक मारी है, बंदूक क्या है, बंदूक कौन सी थी, व्यक्ति मर गया कि बच गया, और जितना भी कहाँ पे हुआ है और क्या क्या स्पॉट थे, किस कारण से हुआ है क्राइम, वो सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें होती है क्राइम से रिलेटेड, वो सब इन्वेस्टिगेशन करके और अपनी रिपोर्ट, जिसको चार्जशीट बोलते हैं, वो किसको देते हैं? जज को। फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है, हमने पढ़ ही लिया पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अलावा डिफेंस लॉयर, ये भी हमने पढ़ लिया, डिफेंस लॉयर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस लॉयर, जैसे ही केस आता है जज के पास, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से बोलता है कि बताइए आपके क्या आरोप है। वो बताता है, जैसे हम शांति वाले केस में बात करें तो वो बताता है कि शांति के पास से 10,000 रुपये रिकवर्ड हुए हैं और वो एक डोमेस्टिक वर्कर है, और उसके पास से 10,000 रुपये जो रिकवर हुए हैं वो उसने चेन बेचकर कमाए होंगे, लाए होंगे। डिफेंस लॉयर जो होता है वो एक्यूज्ड के फेवर में काम करता है और वो अपना पक्ष जो होता है डिफेंस के लिए वो रखता है जज के पास। तो जज जो होता है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की चार्जशीट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनने के बाद, डिफेंस लॉयर को सुनने के बाद, अगर कोई विटनेस होते हैं जिन्होंने क्राइम होते हुए देखा है, गवाह, तो विटनेस को सुनने के बाद अगर कोई एविडेंसेस मिले हैं, सबूत, एविडेंसेस, उन एविडेंसेस को देखने के बाद और फिर जजमेंट देने का काम कौन करता है? वो जज करता है, जजमेंट देने का काम। ठीक है। नाउ अब हमको ये तो हमने बेसिक वोकेबुलरी पढ़ ली। अब हमको पढ़ना है आर्टिकल 22 के बारे में। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने एक बेसिक तो पढ़ लिया था, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 के बारे में। आर्टिकल 22 और डीके बसु की गाइडलाइंस, ये भी हमको एनसीईआरटी में दी हुई है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को समझने के लिए। तो हम पहले बात करते हैं आर्टिकल 22 के बारे में। आर्टिकल 22 क्या बताता है? आर्टिकल 22 किसी अरेस्ट हुए पर्सन के राइट्स के बारे में बताता है। किसी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया जाता है तो उस समय उसके क्या क्या राइट्स होंगे। पहला राइट होगा उसका राइट टू इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्राइम। जो पुलिस रहेगी उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इन्फॉर्म किस बात का इन्फॉर्म करना पड़ेगा? इन्फॉर्म अबाउट द क्राइम फॉर विच द पुलिस अरेस्टेड द एक्यूज्ड। पहला पॉइंट ये आएगा कि वो पुलिस जो है वो इन्फॉर्म करेगी एक्यूज्ड को कि आपको किस आरोप में अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरा, विदिन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट
accused to be presented before the magistrate within 24 hours, 24 घंटे के अंदर जिस टाइम पर अरेस्ट किया गया है उसके 24 आवर्स के बीच अंदर, विदिन 24 आवर्स उस अरेस्टेड एक्यूज्ड पर्सन, अरेस्टेड या जो भी एक्यूज्ड है उस पर्सन को प्रेजेंट किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने। उस पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा और अरेस्ट करने के बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करना होगा। तीसरा पॉइंट, नॉट टू बी इल ट्रीटेड, उसके साथ इल ट्रीटमेंट नहीं होगा। मतलब जो पुलिस ऑफिसर है जिसने अरेस्ट किया है वो किसी भी तरीके से जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसको इल ट्रीट नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कस्टडी में कन्फेशन को नहीं लिया जाएगा। कन्फेशन अगर एक्यूज्ड पर्सन ने या अरेस्टेड पर्सन ने पुलिस के सामने अगर कन्फेस कर भी दिया है, अगर पुलिस वाले ने उसको मारा, इल ट्रीट किया और उसके कारण उसने बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं कबूल करता हूँ, भले से उसने नहीं करा था क्राइम पर उसने कबूल कर लिया कि उसने क्राइम किया है, तो क्या सही में मानना चाहिए? नहीं। तो पुलिस वाले के सामने अगर कन्फेस करते हैं तो उसको नहीं माना जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5th नंबर, 15 साल से छोटे, 15 ईयर्स से छोटे एंड फीमेल। अब इसमें 65 साल से बड़े व्यक्ति को भी जोड़ दिया गया है फिलहाल के उसमें, हमारी बुक में केवल यही लिखा हुआ है इसलिए मैं केवल यही लिख रहा हूँ। अब जो है करंट गाइडलाइंस उसके हिसाब से 65 ईयर्स से ऊपर के व्यक्ति को भी जोड़ दिया गया है। तो 15 साल से छोटा कोई लड़का है और फीमेल वो किसी भी एज की हो, 15 साल से छोटा बॉय हो या फीमेल किसी भी एज की हो, उसको केवल क्वेश्चनिंग के लिए थाने में या स्टेशन पे, पुलिस स्टेशन पे नहीं बुलवाया जा सकता है, केवल क्वेश्चनिंग के लिए। ठीक है, अरेस्ट अगर उसने कोई क्राइम किया है तो अरेस्ट किया जा सकता है, पर केवल और केवल अगर किसी चीज़ में क्वेश्चन उससे पूछना है इन्वेस्टिगेशन के लिए तो उसको नहीं बुलवाया जा सकता है ना। आगे हम बात करें डीके बसु गाइडलाइन के लिए। तो डीके बसु गाइडलाइन ये होपफुली आपको क्लियर होगा। पहला उसको इन्फॉर्म करना है कि किस क्राइम के लिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को प्रेजेंट करना है, इल ट्रीटमेंट नहीं करना है, कन्फेशन उसने अगर करवा भी लिया है पुलिस वाले ने तो वो कोर्ट नहीं मानेगी, और 15 साल से नीचे का जो बॉय रहेगा या फीमेल कोई सी भी एज की रहेगी उसको केवल और केवल क्वेश्चन करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा। तो फिर कहाँ होगी इन्वेस्टिगेशन? क्या पूछा ही नहीं जाएगा? नहीं, उससे जो 15 साल से छोटा बच्चा है या फिर जो महिला है उससे पूछा जाएगा कि आप कहाँ कंफर्टेबल हैं। आप अपने घर में कंफर्टेबल है तो पुलिस स्टेशन से जो ऑफिसर रहेगा वो घर पे आएगा और फिर पूछ के जाएगा, वो क्वेश्चनर करके जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं डीके बसु गाइडलाइन के बारे में। एक केस हुआ था डीके बसु का, डीके बसु, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी है। गाइडलाइंस, ये डीके बसु गाइडलाइंस जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है और हर पुलिस ऑफिसर को ये फॉलो करना होती है। क्या क्या दिया है? जब कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने पहुंचेगा तो उसके पास जो बैच होता है, हर पुलिस वाले का एक बैच होता है, वो बैच लगा होना चाहिए जिस पे उसका नाम लिखा रहेगा और उसका आइडेंटिफिकेशन लिखा रहेगा, जो उसका सर्विस नंबर वगैरह रहते हैं वो नंबर लिखा होता है। उसके अलावा वो क्लियर होना चाहिए, वो ब्लरनेस नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति जो है वो प्रॉपरली ड्रेस में होना चाहिए
और उसके पास उसका आइडेंटिटी कार्ड भी होना चाहिए। दूसरा, मेमो ऑफ अरेस्ट के बारे में। मेमो ऑफ अरेस्ट, जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, ये तो अभी हमने क्या बात कर ली, पहला तो आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड, आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड हमने देखा। दूसरा हम देख रहे हैं अरेस्ट मेमो से रिलेटेड। अरेस्ट मेमो क्या होता है? अरेस्ट मेमो एक कागज होता है जिसमें एक फॉर्म जैसा होता है, वो उसको भरना होता है। जब पुलिस वाला किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो अरेस्ट मेमो फिल करता है। अरेस्ट मेमो में क्या लिखता है? अरेस्ट मेमो में वो लिखता है कि किस डेट में उसने अरेस्ट किया है, वो डेट लिखेगा। फिर किस टाइम पे अरेस्ट किया है, वो टाइम लिखेगा। फिर उस पे एक अटेस्टेड पर्सन के, एक पर्सन के सिग्नेचर लेगा, वन सिग्नेचर उस पे लेगा। किसके होंगे सिग्नेचर? ये सिग्नेचर होंगे या तो उसी के, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसी के घर वालों के, किसी के, कोई मेल मेंबर होना चाहिए, कोई बड़ा व्यक्ति होना चाहिए, एडल्ट होना चाहिए, उसके सिग्नेचर रहेंगे। या फिर अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आसपास कॉलोनी में जो भी व्यक्ति होगा उस व्यक्ति के सिग्नेचर लिए जा सकते हैं। ये अरेस्ट मेमो पे। फिर हम बात करें जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसके रिलेटिव्स को इंफॉर्मेशन दी जाएगी, इन्फॉर्म किया जाएगा। इन्फॉर्म टू रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या जो भी उसके वेल विशर्स हैं, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। क्या इन्फॉर्म किया जाएगा? कि इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, इस क्राइम के लिए अरेस्ट किया गया है और इसको इस थाने ले जाया जा रहा है या उस पुलिस स्टेशन में ले जाया जा रहा है। फिर हम बात करें अगर उसके रिलेटिव्स जो हैं वो बाहर हैं डिस्ट्रिक्ट से, उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे उसको अरेस्ट किया गया वहाँ पे नहीं है, तो 8 से 10 घंटे के अंदर, विद इन 8 आवर्स टू 10 आवर्स उसको इन्फॉर्म किया जाएगा रिलेटिव्स को। 8 आवर टू 12 आवर्स, 8 से 12 घंटे के भीतर उसके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या वेल विशर्स को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपके इस रिलेटिव, फ्रेंड या वेल विशर को अरेस्ट किया गया है और उसको इस पुलिस स्टेशन में रखा गया है और किस क्राइम के लिए अरेस्ट किया गया है वो भी उसमें बताना होगा। चलिए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है FIR क्या होती है। FIR हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी कोई क्राइम होता है FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नाउ फर्स्ट इंफॉर्मेशन मतलब पहली इंफॉर्मेशन आनी चाहिए पुलिस के पास। जब किसी क्राइम की सबसे पहले इंफॉर्मेशन जब पहुंचती है पुलिस के पास में, तब वो उस इंफॉर्मेशन को लिखती है। एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, उसमें लिखा जाता है और उस फॉर्मेट में जब वो लिखती है तब उसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या FIR। ये हर क्राइम के लिए लिखी जाती है, जो भी क्राइम होगा उन सभी में ये चीज़ें लिखी जाती हैं और विदाउट FIR कोई भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सबसे प्राइमरी स्टेप जो है वो क्या है? FIR। जो जब भी क्राइम होगा तो FIR लिखी ही जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फेयर ट्रायल। व्हाट इज फेयर ट्रायल? फेयर ट्रायल क्या होता है? ट्रायल वर्ड तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये आगे फेयर लग गया है मतलब गोरा ट्रायल। चलिए फेयर ट्रायल क्या होता है? फेयर ट्रायल मतलब सही ट्रायल होना चाहिए। फेयर ट्रायल तब बोला जाता है जब जो एक्यूज्ड पर्सन है, वो जो विक्टिम है, वो जितने विटनेस हैं उनको, इन सभी को सुनकर, इन सभी को, एक्यूज्ड जिसके ऊपर क्राइम करने का आरोप है, विक्टिम जिसके साथ क्राइम हुआ है, विटनेस जिन्होंने देखा है क्राइम करके, और जितने एविडेंसेस हुए हैं, एविडेंसेस,
उन एविडेंसेस को देखने के बाद में अगर कोर्ट ये बात करती है कि हाँ इस व्यक्ति ने क्राइम किया है या नहीं किया है, इन सभी चीज़ को कंसिडर करने के बाद में, तो इस स्टेप को, और इवन इन द ओपन कोर्ट, ये ओपन कोर्ट क्या होती है ये भी अपन देखेंगे। ओपन कोर्ट मतलब होता है ऐसा कोर्ट जिसमें पब्लिक एक्सेस कर सके, पब्लिक आ जा सके, मतलब दरवाज़ा वगैरह खुला हुआ होना चाहिए उसका, उसको बोलते हैं ओपन कोर्ट। तो ओपन कोर्ट में एक्यूज्ड के सामने जो भी विक्टिम बोलेगा वो सब एक्यूज्ड के सामने होना चाहिए। विक्टिम बोले, विक्टिम का लॉयर बोले, वो एक्यूज वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। विटनेस जब बोले तो एक्यूज प्रेजेंट होना चाहिए। एविडेंसेस जब रखे जाएं तो एक्यूज प्रेजेंट होना चाहिए। ओपन कोर्ट में एक्यूज को लाना चाहिए और उसके सामने जब प्रोसेस होती है और वो उस एक्यूज को भी अपना पक्ष रखने की पूरा टाइम दिया जाना चाहिए, उसको पूरा चांसेस दिए जाना चाहिए। तो इस स्टेप को हम बोलते हैं फेयर ट्रायल, ताकि किसी निर्दोष को सजा ना हो जाए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक हमारा वर्ड बच गया है क्रॉस एग्जामिनेशन। तो क्रॉस एग्जामिनेशन को हम देखते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है। नाउ व्हाट इज क्रॉस एग्जामिनेशन? क्रॉस एग्जामिनेशन, चलिए इसी में हम देखते हैं, कोई विटनेस आया और विटनेस ने आके एक्यूज्ड के खिलाफ कोई टेस्टिमनी या हम बोलते गवाही दी है। किसने दी? ये विटनेस ने। सपोज करिए इसका नाम ए है, तो इस ए नाम के विटनेस ने एक्यूज्ड के खिलाफ टेस्टिमनी दी है, मतलब ये बोला है कि हाँ ये एक्यूज्ड जो है इसने क्राइम किया है। तो या तो एक्यूज्ड या फिर इसका लॉयर जो रहेगा, डिफेंस लॉयर कहलाता है, तो एक्यूज्ड का लॉयर या फिर एक्यूज्ड वो विटनेस से क्वेश्चन पूछेंगे। क्या क्वेश्चन पूछेंगे? कि बताओ आप क्राइम के बारे में क्या जानते हो, आपने कब देखा एक्यूज्ड को, आप वहाँ पे क्या कर रहे थे, आपने क्या देखा ये बताओ। और उसके बारे में उससे क्वेश्चनायर के फॉर्म में मतलब क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में उससे सही चीज़ जो है वो उगलवाने की कोशिश करी जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। ये देखा जाएगा कि कहीं वो विटनेस जो है वो झूठ तो नहीं बोल रहा है, नहीं तो कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो एक्यूज्ड है उसने कुछ नहीं करा हो और उसको सजा हो जाए। चलिए आगे हम बात करते हैं, एक्यूज्ड वर्ड हमने देख लिया है जिसके ऊपर आरोप लगता है। कॉग्निजेबल, नाउ व्हाट इज कॉग्निजेबल? ये तो हमारा छूट ही गया। चलिए कॉग्निजेबल पे हम बात करते हैं। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल वर्ड हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट हम डिस्कस करेंगे। कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। नाउ कॉग्निजेबल क्राइम जो होते हैं ऐसे क्राइम होते हैं जिसमें पुलिस वाले को, जो पुलिस ऑफिसर होता है उसको उसी समय इन्वेस्टिगेशन, जैसे ही क्राइम हुआ इन्वेस्टिगेशन, क्राइम होगा, क्राइम के साथ में एफआईआर हो जाएगी, तो एफआईआर उसको वो रजिस्टर करता है। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद वो तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है, उसको किसी मजिस्ट्रेट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। 3 पॉइंट बोल रहा हूँ मैं। कॉग्निजेबल क्राइम में जैसे ही एफआईआर होगी वैसे ही पुलिस वाले को विदाउट मजिस्ट्रेट्स परमिशन इन्वेस्टिगेशन की परमिशन होगी, प्लस वो किसी व्यक्ति को अरेस्ट भी कर सकता है। क्या क्या बोला मैंने? एफआईआर जैसे ही होगी कॉग्निजेबल क्राइम में, कॉग्निजेबल क्राइम थोड़े से सीरियस नेचर के क्राइम होते हैं एज कंपेयर टू नॉन कॉग्निजेबल क्राइम। नॉन कॉग्निजेबल क्राइम थोड़े से नॉन सीरियस नेचर के और ये सीरियस नेचर के क्राइम है। तो इन केसेस में जैसे ही एफआईआर होगी वैसे ही तुरंत ही बगैर मजिस्ट्रेट की परमिशन के पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। नॉन कॉग्निजेबल के केस में एफआईआर नहीं होगी, एफआईआर नहीं होती है नॉन कॉग्निजेबल केसेस में, और इस केसेस में इन्वेस्टिगेशन के लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन की ज़रूरत होती है और पुलिस वाला किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकता है। जैसे हम बात करें, इसमें हम बात करें
पहले हम लिख लेते हैं मजिस्ट्रेट परमिशन जो है वो नहीं लगती है, यहाँ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है, यहाँ एफआईआर नहीं होती है, और हम बात करें मजिस्ट्रेट परमिशन रिक्वायर्ड होती है, परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट ये रिक्वायर्ड होती है। यहाँ अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, यहाँ अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, एफआईआर भी होती है, इन्वेस्टिगेशन भी होती है, मजिस्ट्रेट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम एग्जाम्पल में देखें तो मर्डर का केस, यहाँ हम एग्जाम्पल में देखें तो हम बात कर सकते हैं, सपोज करिए कि किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति के साथ में फ्रॉड किया है, उसको सपोज करिए आपके दोस्त ने आपसे पैसे उधार लिए और उसके बाद पैसे नहीं चुकाए, तो पुलिस वाले को कैसे पता चलेगा कि उसने आपसे पैसे लिए हैं या नहीं लिए? ये तो कोर्ट में, तो क्या इसमें कोई सजा नहीं होती, कोई प्रोसीजर नहीं होती है? नहीं, इसमें एफआईआर नहीं होती है, एफआईआर की जगह पेटिशन लगती है, पेटिशन लगती है। पेटिशन कहाँ लगती है? पेटिशन कोर्ट में लगती है, हम पढ़ चुके हैं। पेटिशन जो होती है वो कोर्ट में दाखिल होती है, तो वो पेटिशन के थ्रू रजिस्टर्ड होते हैं नॉन कॉग्निजेबल केस। हालांकि जब पेटिशन लग जाती है उसके बाद मजिस्ट्रेट बोलता है कि आप इन्वेस्टिगेशन करो, तो फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह इन्वेस्टिगेशन होती है, पर अरेस्ट नहीं करा जा सकता है तब भी। ठीक है, चलिए, तो ये कोई फ्रॉड वगैरह के केस जो होते हैं, उस फ्रॉड वगैरह के केस में ये आते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स पूछना। डिटेंशन, अगर पुलिस वाले अरेस्ट न करते हुए इलीगल तौर पे, गैर कानूनी तरीके से किसी व्यक्ति को उठा के और जेल में पटक देते हैं, इट इज कॉल्ड डिटेंशन। इम्पार्शियल, जज ने इम्पार्शियल होना चाहिए। इम्पार्शियल मतलब किसी एक पक्ष में रहकर और फैसला नहीं करना चाहिए। ऑफेंस मतलब क्राइम, टू बी चार्ज ऑफ अ क्राइम, जो भी एक्यूज रहेगा उसके ऊपर चार्ज होता है, क्राइम टू बी चार्ज होता है। और विटनेस, गवाह। चलिए, तो हमने ग्लॉसरी भी कर ली है और हमने पूरे चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक्स के जो भी वर्ड्स थे उनको भी अच्छे से देख लिया है, और हमने पूरा स्टोरी बोर्ड भी देख लिया है। होपफुली आप लोगों को ये अच्छा लग रहे होंगे वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियोस को, शेयर करिए वीडियोस को, और सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को BKG क्लासेस। थैंक यू।